तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। रुक रजिया बहरे मसूद को नहीं, नसीर को मार। क्या है ये? रुक रजिया बहरे मसूद को नहीं, नसीर को मार। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आपको पता है कि भारत में मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एम्पायर को अपने बना लिया, या दिल्ली सल्तनत को फाउंडेशन कर ली। उसके बाद आपको ये भी याद रह जाता है कि ऐबक के बाद राजा कौन बना? आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, है ना। अब इल्तुतमिश के बाद आप ले दे करके जैसे से याद कर लेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ का नाम क्या था प्रियंका? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ का नाम क्या था? सोनू तबस्सुम शाह तुर्कान, है ना। हाँ, और इल्तुतमिश के हरम में थी ये महिला, ठीक है ना, जिसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बहुत ही शराबी किस्म का था। आप एक रज़िया सुल्तान नाम की एक फिल्म अगर देखें आप, तो उसमें गाना है, तो वो पूरा गाना इसी पे फिल्माया गया, ठीक है। खैर, एक गाना है, वो गाना स्टोरी को बताता है। कहाँ थे? हाँ, तो उसके बाद रुकनुद्दीन बना, फिर रज़िया आ गई, और अब रज़िया के बाद आपको पता नहीं चल रहा अब कौन बना, है ना। बहराम शाह के मशहूद शाह के नासिरुद्दीन महमूद। तो एक ये पूरी की पूरा जो है कि एक सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अपना एम्पायर बनाया, लेकिन एक किंग की तरह जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया गुलाम वंश के किंग के रूप में, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद अब यहाँ से शुरू हो जाता है, देखो, रुक से रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर बहरे। बहरे का मतलब है बहराम शाह, इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन बहराम शाह। इसके बाद मसूद शाह, इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद को नहीं, नसीर को मार, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ये आपको याद रहेगा। अब नासिरुद्दीन महमूद के बाद सुल्तान कौन बना? अनीस आप बताएं बेटा, नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन सुल्तान बना? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के बाद सुल्तान कौन बना? क्वेश्चन इस तरह से पूछो कि सामने वाला हिल जाए। हाँ, अच्छा, नहीं पता? बिलाल बताएंगे? हैं? हाँ, बलबन बना, ठीक है। 1246 में ना, 1246 1246 में सुल्तान बना नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था। अब इसको सुल्तान बनाने में किसका चमत्कार था? बलबन का। तो 1246 से 1266 तक तो बलबन इसका नाइब रहा, और 1266 में जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो गई तो बलबन ने गद्दी पर कब्जा कर लिया और अपने आप को सुल्तान अनाउंस कर दिया। ओके, तो 1266 से 1286 तक बलबन अब सुल्तान रहा। बलबन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद शमशुद्दीन कैक्यूमर्स। किसका बेटा था ये शमशुद्दीन कैक्यूमर्स? बुगरा खां का, है। ओके, बुगरा खां का बेटा था या उसका पोता था, या कैकुबाद का बेटा था? जिसका भी था, आप लोग रिसर्च करते रहना। कहाँ थे भाई हम, कहाँ थे? हाँ, तो अब नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन, बलबन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद कैक्यूमर्स। ओके, आगे चलें। अब इसी तरह से आपसे पूछेगा कि इनका संबंध किससे है। कुछ इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक दो लाइन में मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। पहले मैं डिटेल से बता चुका हूं, अब मैं एक दो लाइन में आपको इसके बारे में बता दूंगा। जैसे जयपाल, शुरू में इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया, काबुल और कश्मीर में जो हिंदू शाही वंश था, चिनाब नदी के दोनों तरफ हिंदू शाही वंश जो था, उनके राजा थे, उस वंश के राजा थे राजा जयपाल। राजा जयपाल नहीं, राजा जयपाल वो पहले राजा थे जिन्होंने तुर्क हमले का सामना किया था, है ना। अब उसके बाद आपको पता होगा कि जयपाल पर न केवल सुबुक्तगीन ने बल्कि महमूद गजनवी ने भी हमला किया था। और जब महमूद गजनवी ने जयपाल पर हमला किया था तो जयपाल को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, या एक तरह से कहें किडनैप कर लिया था। तो बहुत सारा पैसा देने के बाद जयपाल को महमूद गजनवी ने रिहा किया था। उसके बाद जयपाल को बहुत शर्मिंदगी हुई थी, आपको पता ही होगा, इन्होंने चिता में जल करके आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो यही वो जयपाल है। कौन से वंश के राजा? हिंदू शाही वंश के राजा। अब देखो, फिर से वही बात आ गई ना, हिंदू शाही वंश कैसे नाम पड़ा होगा? इंडस नदी, सिंधु नदी जिसे आप कहते हो ना, यूनानियों ने उसको क्या नाम दिया? इंडस, है ना। क्या नाम दिया इसको? इंडस। धीरे धीरे ये इंडस हो गई इंडसा, है ना। ईरानियों ने इसको नाम क्या दे दिया? हिंदसा। ईरानियों ने इसको क्या नाम दे दिया? हिंदसा, ठीक है साहब। और इस हिंदसा नदी या इंडस नदी या सिंधु नदी के पार का जो इलाका हो गया, वो क्या हो गया? हिंदुस्तान। और इस इलाके के सारे लोगों को उन्होंने क्या कहा? हिंदू, ठीक है ना। ओके, चलें साहब, तो आगे चलें। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि हमें हिंदू नाम किसने दिया, तो ईरानियों ने नाम दिया, ठीक है ना।
ओके। हमें इंडिया, हमें जो इंडिया, हमारे देश को जो इंडिया नाम दिया वो किसने दिया? यूनानियों ने दिया, है ना। और हमारे देश को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा, ठीक है ना। हिंदुस्तान किसने कहा हमारे देश को? ईरानियों ने कहा। ओके ओके, चलें साहब। तो लगे हाथ आज पांडे जी के पीछे पड़ गए। पांडे जी आर्यों के वंशज हैं, वेदों के रचयिताओं के, वेदों के संग्रहकर्ताओं के वंशज हैं। पांडे जी आप ये बताओ, भारत को आर्यावर्त नाम किसने दिया? आर्यों ने दिया। वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश, पांडे जी बड़े होशियार हैं। ओके, अब आगे चलें। यहाँ पर जयचंद, जयचंद कौन है? वही पृथ्वीराज चौहान के शत्रु। अच्छा, कहते हैं ना पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में बनती नहीं थी। अब इसके पीछे कहानी ये है कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो थे जयचंद की बेटी संयोगिता को कहाँ से? फेरों के समय से उठा लाए थे। क्या कहते हैं उसको? फेरे जब पढ़ते हैं तो ये क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? कुछ स्पेशल कहते हैं कि उस जगह को? खैर, फेरे हो रहे थे तो फेरों के समय ही वो उठा लाए थे। उसके पीछे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि भाई संयोगिता जो थी पृथ्वीराज चौहान से जो है शादी करना चाहती थी, है ना, लेकिन जयचंद ऐसा चाहता नहीं था। तो साहब अब जब शायद स्वयंवर हो रहा था संयोगिता का, या शादी हो रही थी? शादी हो रही थी। तो अब वरमाला जब डालनी थी, है ना, जब वरमाला डालनी थी तो पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पर मूर्ति बना रखी थी द्वारपाल के रूप में। जयचंद ने द्वारपाल के रूप में, चौकीदार के रूप में। तो संयोगिता ने उस मूर्ति में ही अपनी वरमाला डाल दी थी। ऐसी कथा है ना। हकीकत क्या हमको कुछ पता नहीं है। ओके, लेकिन कथा यही है। ओके, चले साहब। तो खैर जो भी हो, ये वजह हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि उनमें जो दुश्मनी की वजह रही होगी वो रही होगी दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थी। पृथ्वीराज चौहान, अच्छा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ये बात गलत हो सकता है ये बात सही हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास की सभी रियासतों से, जाहिर सी बात है राजपूत रियासत थी, सभी रियासतों से दुश्मनी मोल ले ली थी। यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आसपास की लगभग सभी रियासतों को तंग किया था, क्योंकि साम्राज्यवादी थे, विस्तारवादी थे। तो जब इन पर मोहम्मद गोरी का हमला हुआ तो आसपास की किसी भी प्रमुख शक्ति ने इनका साथ नहीं दिया। समझे ना, जैसे खानवा में हम लड़े ना, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब एक साथ होकर के बाबर के खिलाफ लड़े, तो पृथ्वीराज चौहान इस तरह का अलायंस नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो प्रवृत्ति थी वो विस्तारवादी थी। तो अब पृथ्वीराज चौहान के अलावा उस समय जो सबसे ताकतवर जो एम्पायर है, सबसे ताकतवर जो स्टेट थी वो कन्नौज में गहड़वाल वंश के राजा जयचंद की थी। समझ रहे ना, ये न्यूट्रल रहे थे। लेकिन खैर जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, हरा करके उनकी हत्या कर दी, उसके बाद सन 1194 में कहाँ के युद्ध में? चंदावर के युद्ध में कौन हार गए? राजा जयचंद भी हार गए। ओके, किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने 1194 में। ओके, ये मैं खैर आपको लिखा चुका हूँ। अब यहाँ बात आती है आनंदपाल जी। आनंदपाल कौन है? आनंदपाल जो है ये जयपाल का बेटा था। ये जो आप देख रहे हैं ना जयपाल जो है जयपाल का बेटा था आनंदपाल। जैसे आप देखते हैं ना इब्राहिम लोदी का छोटा भाई कौन था? महमूद लोदी। तो महमूद लोदी ने फिर से ये जो खानवा में जो अलायंस बना था, इसमें राणा सांगा तो इसके लीडर थे, लेकिन इस अलायंस को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो महमूद लोदी का था। तो उसी तरह से महमूद गजनवी ने हम पर हमले किए, है ना, हमें तितर बितर कर दिया। फिर आनंदपाल ने जो भी उसके पास जो बची खुची सेना थी उसको इकट्ठा किया और आसपास के जो भी राजपूत थे उनको अपने साथ लिया, उस गुट में मिलाया और मिला करके उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध की ठानी। लेकिन महमूद गजनवी ने इस संघ को भी हरा दिया था। बदकिस्मती क्या थी? बदकिस्मती ये थी कि ये गुट जो था बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था और इस गुट की जो सेना थी वो तुर्कों की सेना पे हावी भी हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि आनंदपाल की आंख में तीर लग गया। यह कह सकते हैं वो एक तीर से घायल हो गया। घायल होकर के वो घायल हुआ नहीं, मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, मैं यहाँ गलत बोल गया। आनंदपाल जिस हाथी पर था, मैं गलत बोल गया, सॉरी। आनंदपाल, ये जो तीर लगने की कथा हेमू की है, तीर लगने की जो कथा है हेमू की है, हेमू की आंख में तीर लगा था। तो खैर आनंदपाल जिस हाथी पे था ना उसके तीर लग गया, उसके तीर लगने से वो हाथी पे दब गया और भाग गया। जो लड़ाई का जो मैदान था उससे भाग गया। जब आनंदपाल का हाथी भाग गया तो उसके पीछे पीछे उसकी फौज में भगदड़ मच गई। उस भगदड़ का फायदा गजनवी की फौज ने उठा लिया। चलिए सर आगे। तो आनंदपाल कौन था? इसने एक अलायंस बनाया था किसके खिलाफ? गजनवी के खिलाफ। ओके, लेकिन ये अलायंस भी हार गया था। अब राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो है ये मैंने स्टार बनाकर इसके बारे में कुछ लिखा है पीछे, कहीं कहाँ पर लिखा है? कहीं दिख रहा है इधर कोई स्टार? कहाँ पर? तो खैर आपको पता ही होगा गुर्जर प्रतिहार वंश,
गुर्जर प्रतिहार वंश उस समय राजपूतों में जो सबसे पावरफुल एम्पायर थे उसमें से एक था गुर्जर प्रतिहार वंश। कन्नौज का नाम सुना कभी? कन्नौज का, कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में कि उज्जैन में? यूपी में है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। तो कन्नौज का राजा था बेटे राज्यपाल। देखो मिलते जुलते नाम है, जयपाल, जयचंद, आनंदपाल, राज्यपाल, इसीलिए मैंने इनको सबको साथ में लिखा है। जयपाल वो जिस पर पहला हमला हुआ, आनंदपाल इसका बेटा जिसने संघ बनाया, जयचंद 1194 में किससे हारा? मोहम्मद गोरी से, चंदावर की लड़ाई में। फिर आया आपका राज्यपाल। राज्यपाल जो था कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। अब जब इस पर हमला हुआ था, महमूद गजनवी ने बेटे इस पर जब हमला किया ना, तो ये लड़ा नहीं, इसने सरेंडर कर दिया, मैदान छोड़ करके भाग गया। उसके बाद कन्नौज में मंदिरों का अपमान हुआ और बहुत सारा नरसंहार हुआ और लूटमार हुई। इससे एक तो ना वो एक गांव देहात में कहावत है, गांव देहात में कहावत है कि गधे पे बस ना चला और गधैया के कानों में ठो। समझ रहे हैं आप कि जो शक्तिशाली है उससे तो आप लड़ नहीं रहे, वो जो निर्बल है उसे आप पनिशमेंट दे रहे हैं। हाँ कहावत है ना, ऐसी है ना, गधे पे बस ना चला और गधैया के कानों में ठे, ये कहावत है। इसका मतलब क्या है कि जो वरिष्ठ है, बलवान है, उस पर आपका जोर नहीं चल रहा, कमज़ोर पर आप अपना। तो खैर अब ये जो कन्नौज का प्रतिहार वंश का राजा था राज्यपाल, ये इस लड़ाई में लड़ा नहीं, बिना लड़े भाग गया। उसके बाद गजनवी ने बहुत सारा जुल्म किया। इससे विद्याधर चंदेल जो है ना, ये नाराज़ हुआ। विद्याधर चंदेल ने उसके बाद राज्यपाल पर हमला किया था और हला करके उसको मार दिया था। राज्यपाल को एक तरह से पनिशमेंट दिया था, किसका? कि तुम बिना लड़े लड़ाई का मैदान छोड़ करके भाग गए थे। किसने? विद्याधर चंदेल और धंग ने। ओके आगे चलें। अब यहाँ पर बात आती फिरदौसी अचानक। तो ये महमूद गजनवी के दरबार में उसका दरबारी कवि था फिरदौसी। इसने एक पोइट्री लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। इसमें महमूद गजनवी की प्रशंसा की गई है। ठीक है आगे चलें। फिर आता बैहाकी, ये भी महमूद गजनवी के समय में हुआ है। फिर आता है उतवी, इसने किताब लिखी किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी। इसमें महमूद गजनवी का इतिहास है। ये बैहाकी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, यानी कि उसी कोर्ट में रहता था, उसी संरक्षण में रहता था। और इसने महमूद गजनवी की हिस्ट्री या महमूद गजनवी या उससे पहले की जो घटनाएं हैं वो लिखी हैं। किस किताब में? किताबुल यामिनी। ठीक है, किसने लिखी है? उतवी ने। तो आपसे सवाल यही पूछ सकता है कि फिरदौसी और उतवी किस समय हुए? महमूद गजनवी के समय हुए। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दोस्त भी था और एडवाइज़र भी था। ठीक है ना। चंद्रबरदाई जो थे वो कवि थे और विद्वान भी थे। तो पृथ्वीराज चौहान के ये खास दोस्त थे और उनके एडवाइज़र भी थे। ठीक है साहब। जैसे कवि कलश किसके एडवाइज़र थे सोनू? कवि कलश, याद आ रहे हैं? कवि कलश किसके एडवाइज़र थे? हैं? संभाजी के या शाहू के? किसके? संभाजी के। औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी? औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी? किस मराठा छत्रपति की हत्या की थी औरंगजेब ने? संभाजी की। ठीक है ना। तो संभाजी के जो सहायक थे, सलाहकार थे, वो थे कवि कलश। इनकी हत्या भी हो गई थी उनके साथ में। तो चंद्रबरदाई महमूद गजनवी के साथ साथ चंद्रबरदाई को भी अरेस्ट कर लिया गया था और चंद्रबरदाई की भी हत्या हो गई थी। नहीं उल्टा बोल गया मैं, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्हें भी अरेस्ट कर लिया था, बाद में इनकी भी हत्या कर दी थी। इन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में या पृथ्वीराज चौहान का इतिहास लिखा है पोइट्री के रूप में। किसका नाम? उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ओके, चंद्रबरदाई ने। फिर यलदौज है ना, पूरा नाम क्या था यलदौज का? ताजुद्दीन यलदौज। ये महमूद गजनवी का गुलाम भी था और उसके बाद में ये महमूद गजनवी का दत्तक पुत्र भी बना। और महमूद गजनवी के बाद इसने गजनी पर राज किया था। महमूद गजनवी की जब हत्या हुई तो जो गजनी का इलाका है, उसके बाद जो वर्तमान पाकिस्तानी पंजाब का इलाका है, इस पर इसने कब्जा कर लिया था। क्या नाम था इसका पूरा? ताजुद्दीन यलदौज। इसे पानीपत की तीसरी लड़ाई में सन 1213 में इल्तुतमिश ने पहले अरेस्ट किया था और उसके बाद बदायूं ले जाकर के इसकी हत्या कर दी थी, है ना। उसके बाद कौन आता है? नासुरुद्दीन कुवाचा। इसने कहाँ पर कब्जा किया था मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद? सिंध, मुल्तान और उच्छ पर। इसको किसने ख़त्म किया था? इल्तुतमिश ने। ओके आगे चलें। जलालुद्दीन मंगबरनी कौन था? ये जलालुद्दीन मंगबरनी वो है जो नासुरुद्दीन जो मंगोल सेना से बचते हुए सिंधु नदी के आसपास आ गया था और इसने इल्तुतमिश से हेल्प मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी हेल्प नहीं की थी और मंगोल हमले से बचने के लिए इसे अपनी सीमा से खदेड़ दिया था। ठीक है ना, जलालुद्दीन मंगबरनी। मलिक ताजुद्दीन जुनैदी, ये इल्तुतमिश का वज़ीर था, ताजिकिस्तान का था ये, ताजिक कहते हैं इसको। इल्तुतमिश का वज़ीर, वज़ीर माने प्रधानमंत्री था। ठीक है।
अच्छा, अब वो मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राजा बना? आराम शाह। अब आराम शाह के बाद कौन राजा बने उसका एक मैंने फार्मूला बना रखा है, रुक रजिया बहरे मसूद को नहीं नसीर को मार। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया, फिर अलाउद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मशहूद शाह और फिर नासिरुद्दीन महमूद। ओके, अब इसके बाद राजा बनता है कैकुबाद, सॉरी इसके बाद नहीं, नासिरुद्दीन, कुछ रह गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह, यस आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद फिर ये फार्मूला है। अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद के बाद फिर बलबन, बलबन के बाद कैकुबाद और फिर कैकुमर्स, और कैकुमर्स के बाद कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ओके आगे चले। अब याकूत, इसका पूरा नाम है मलिक जमालुद्दीन याकूत। मलिक जमालुद्दीन याकूत, आपको पता है ये अफ्रीका में कहाँ से आया था? इथोपिया या अबिसीनिया से आया था। पुराना नाम अबिसीनिया, नया नाम इथोपिया, वहाँ से आया था। अच्छा, ये अश्वेत था, तो अश्वेतों को उस समय कहते थे हबशी, तो इसलिए इसका एक नाम और पड़ गया था हबशी याकूत। ये इल्तुतमिश के जो चालीसा था उसमें शामिल था, इल्तुतमिश का जो चालीसा गुट था उसमें शामिल था। इल्तुतमिश के समय में इसने धीरे धीरे तरक्की की थी। रजिया के समय में इसने प्रशासन में काफ़ी उच्च पद, जिसे हम कहते हैं ना अमीर आखुर, वो पा लिया था। एक तरह से रजिया का ये एडवाइज़र हो गया था। तो बहुत से तुर्कों ने जिन तुर्कों को इसकी तरक्की रास न आई, उन्होंने इस पर आरोप लगाया कि भाई इसका और रजिया का प्रेम प्रसंग है। खैर जो भी हो, अब ये जो चालीसा के मेंबर थे या ख़ास जो तुर्क सरदार थे, उन्होंने मिलकर के पहले याकूत की हत्या की और उसके बाद रजिया को भी बंदी बना लिया था। ठीक है ना साहब? मलिक जमालुद्दीन याकूत या हफ्सी याकूत। एक फिल्म बनी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, रजिया सुल्तान के नाम से, तो वो ये स्टोरी दिखा रखी है। लोगों को खैर वो फिल्म पसंद नहीं आई, पता क्यों नहीं पसंद आई वो लोगों को? म्यूज़िक बड़ा अच्छा था उस फिल्म का, लेकिन धर्मेंद्र की जो छवि बनी हुई थी ना, वो हीमैन छवि बनी हुई थी। धर्मेंद्र एक बहुत ही शानदार, जानदार और एक्टर, जो एक्टिंग की हर विधा को वो जानते हैं, तो उनकी इमेज बनी हुई थी फिल्मी दुनिया में, लोगों के दिमाग में ऐसे, जो कभी हारता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। लेकिन इस फिल्म में उनकी जो इमेज है वो एक लास्ट में एक लाचार सैनिक की है जो बाद में मर जाता है। लोगों को ये कहानी पसंद नहीं आई, फिल्म पिट गई, है ना? रजिया सुल्तान, अगर रजिया सुल्तान आप फिल्म देखें तो इसमें इसका एक सेट लगा हुआ है जिसमें रजिया को आराम करते हुए दिखाया, फुर्सत के क्षण में आराम करते हुए दिखाया गया है। किले में एक सेट बना हुआ है, वो सेट ऐसा बना होगा कि आज अगर उसको आप तैयार करें तो उस सेट को बनाने में ही 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। खैर आगे चले, आज के ज़माने में आपने देखी फिल्म, देखना रजिया सुल्तान, मैंने देखी है। ओके, तो रजिया। अच्छा, अफरासियाब, अफरासियाब कौन हुआ? जैसे ना, जैसे कि हम लोग, बहुत से लोग हैं अपने नाम के साथ अपने किसी ख़ानदान के ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ते हैं जो बहुत ही फेमस रहा हो, बाहुबली रहा हो या रॉबिन हुड टाइप का रहा हो, है ना, जो भी है। तो होता क्या ना, हम लोग अक्सर, हम क्या सभी लोग अतीत में जीते हैं, अपनी अतीत की जो यादें होती हैं उनको याद करते हैं। खैर, तो ईरान में एक योद्धा हुआ है अफरासियाब। कहाँ पर? ईरान में एक योद्धा हुआ अफरासियाब, बलबन के समय से पहले हुआ। तो ईरान के लोग इसे बहुत मानते थे। इसकी जो इमेज थी वो रॉबिन हुड टाइप थी, या गरीबों का मसीहा कह लो, बहुत ही ताकतवर कह लो, जो भी है, इज्जत से इसका नाम लिया जाता था। तो जब बलबन राजा बना, आपको पता है बलबन किसका दास था? इल्तुतमिश का। जब बलबन यहाँ पर राजा बना तो उसने अनाउंस किया या लोगों को बताया कि भाई मैं ईरान के राजा अफरासियाब का वंशज हूँ। सवाल आता है ना कि किस सुल्तान ने अपना जो संबंध था वो ईरानी योद्धा अफरासियाब से जोड़ा? तो बलबन से जोड़ा था। ठीक है। नुसरत खां और एक होता है जफ़र खां। नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। इसी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए पहली बार गुजरात को जीता था, नुसरत खां ने। और गुजरात को जीतने के बाद इसी ने मलिक काफूर को वहाँ से ख़रीदा था। मलिक काफूर जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद कमांडर और एडवाइज़र बना। ठीक है, कल 3:30 बजे। ठीक है, क्या नाम था उसका? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां ने ख़रीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए मलिक काफूर का नाम पड़ा था 1000 दिनारी। ओके। एक और है जफ़र खां। जफ़र खां भी अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही ताकतवर कमांडर था। इसने भी कई मंगोल हमलों को विफल किया, लेकिन एक मंगोल हमले में ये मारा गया था, जफ़र खां मारा गया था। वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इसकी मौत के बाद अंदर अंदर खुश हुआ था। क्यों खुश हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये मुझसे मेरी सत्ता छीन ले। तानाशाह हमेशा डरे रहते हैं ना। हाँ भाई, तानाशाह हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि जैसे तानाशाहों ने लोगों को किनारे किया, उनसे उनके रुतबे पदवियाँ छीनी, अब तानाशाहों को लगता है कोई हमें भी ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा ही ना कर ले, है ना। तो ये भी तानाशाह था।
तो ये इसको अंदर ही अंदर जफ़र खां से ईर्ष्या थी, उसकी बढ़ती हुई ताकत से। तो जब ये मरा तो इसको बड़ी खुशी हुई। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, इसने जलालुद्दीन खिलजी के समय में बगावत की थी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इसे आज़ाद कर दिया था, माफ़ कर दिया था। नए मुसलमानों की जो बगावत हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी, और उसी तरह से अकद खां की बगावत वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। देखो, मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था और अकद खां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था, ठीक है ना। चाहे वनडे का एग्ज़ाम देना, चाहे IAS का एग्ज़ाम देना, कोई सा एग्ज़ाम देना PT में, है ना, सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। उसी तरह से अलपतगीन, ये मैंने पहले सेशन में भी आपको बताया कि गजनी में जो पहली स्वतंत्र तुर्क रियासत थी वो बनाई थी अलपतगीन ने, ठीक है ना। इसका दामाद था सुबुतगीन, जो कि इसके बाद राजा बना। 962 या 963 AD में अलपतगीन ने गौर और गजनी में अपना पहला स्वतंत्र एम्पायर बनाया। अब चूंकि वो तुर्क था जाति का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला स्वतंत्र तुर्क राजा जो था वो था अलपतगीन था। अब मैं जानबूझ करके सुल्तान नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, इसने भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। इसके मरने के बाद इसका दामाद सुबुतगीन राजा बना, इसने भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, क्योंकि उस समय सुल्तान जो था राजाओं की पदवी थी, और सुल्तान का अगर आप टाइटल ले लेते हैं तो आपको आसपास के लोगों से हो सकता है युद्ध लड़ना पड़े। इसके बाद सुबुतगीन का बेटा महमूद गजनवी राजा बना। अब महमूद गजनवी के मरने के बहुत समय बाद इसी गौर और गजनी पर अपना एम्पायर बनाया गौरी ने, जिसे आप तौर पर आप मोहम्मद गौरी कहते हैं। इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ओके, अब यहीं पर बात आती है कि ऐबक किस वंश का था? ऐबक कुतुबी वंश का था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बच्चे किस वंश के हुए? कुतुबी वंश के। अब बलबन किस जाति का या किस नस्ल का तुर्क था? बलबन इलवरी नस्ल का तुर्क था, है ना। गोत्र होते हैं ना, गोत्र, तो इसी तरह से आप गोत्र कह समझ लें कि बलबन जो था इलवरी तुर्क था, इल्तुतमिश जो था वो शमशी वंश का था। अच्छा, जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया उस समय कश्मीर में रानी दिद्दा का राज था। रानी दिद्दा का राज, ये सवाल खूब आता है। कश्मीर में रानी दिद्दा का राज था, और ये कश्मीर में लोहारा वंश की रानी थी। मैंने लिखा ना, दिद्दा कश्मीर लोहारा। महमूद गजनवी का जब भारत पर हमला हुआ उस समय कश्मीर में लोहारा वंश की रानी थी, रानी दिद्दा। और कहते हैं इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए अपने पोते पोतियों तक का कत्ल करवा दिया था, सत्ता में बने रहने के लिए, रानी दिद्दा, ठीक है साहब। अच्छा, हिंदू शाही वंश पंजाब और काबुल में था, और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये पहला ऐसा वंश था जिस पर तुर्कों ने हमला किया। तो यहीं के राजा थे जयपाल। मुल्तान कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मुल्तान। तो जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया उस समय मुल्तान में मुस्लिम शियाओं का एक पंथ है करामाती। कहीं कहीं किताबों उसको लिखते हैं करामाती, खैर जो भी है, करामाती या करामाती। मुस्लिम शियाओं में एक वंश है, एक संप्रदाय है करामाती पंथ। मैंने लिखा भी है मुल्तान करामाती पंथ का शिया मुस्लिम फतेह दाऊद। तो मुल्तान में फतेह दाऊद नाम का राजा था जो कि शिया मुस्लिम था, और शिया मुस्लिमों में करामाती पंथ का था। वो किस समय? जब महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया। इसी समय कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था राज्यपाल, जो मैंने आपको बताया भी कि इसने बिना लड़े युद्ध भूमि छोड़ दी थी। बाद में इसकी हत्या किसने की थी? विद्याधर चंदेल ने की थी। बंगाल बिहार में उस समय पाल वंश का राजा था, और जब गजनवी ने भारत पर हमला किया उस समय पाल वंश का राजा बंगाल बिहार में था, महिपाल फर्स्ट। ठीक है, आगे चलें। दिल्ली में तोमर वंश का राज था, और अजमेर में चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान का राज था जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया। अच्छा, दिल्ली में तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राबिया, वेरी गुड, अनंगपाल तोमर। तुम अपनी बड़ी बहन को शाबाशी दो, वेरी गुड। चले साहब, अब यहीं पर एक बात आती है कि सुल्तान बनने से पहले कौन क्या था, इसकी बात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।